Hello, it's a lovely good evening from here in Delhi and hope that each one of you are absolutely hail, hearty and cheerful. तो पहले तो बेटे बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का और मैं तहे दिल से आप सबका अभिनंदन करता हूं और इस्तकबाल करता हूं। तो आप और हम आज जुड़ रहे हैं कॉरपोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए, करेक्ट? बेटा ये हिंदी माध्यम का कोर्स है, इसका मतलब है कि आपके और हमारे दरमियान जो अधिकतर बातचीत होगी इस कोर्स से रिलेटेड वो हिंदी में होगी। इसके अलावा जो लोग ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं इंग्लिश में, तो वो हमारे प्योरली एक इंग्लिश मीडियम में जो कोर्स अवेलेबल है हमारी साइट पर उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, ख़ास तौर से जो साउदर्न रीजन्स के में हैं और जो लोग ईस्टर्न इलाकों में हैं। तो अगर उनको लगता है कि इंग्लिश में उनको ज़्यादा सहूलियत होती है तो वो लोग हमारे इस कोर्स के लिए हमारी पर्टिकुलर साइट पर जा कर के इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, करेक्ट? इसका मतलब है कि हमारे सेपरेट मीडियम्स में कोर्सेस अवेलेबल है। पहले ये बात क्लियर कर देना बहुत लाजमी हो जाता है कई बार। तो बेटा अब इस कोर्स की शुरुआत करते हैं, लेकिन कोर्स की शुरुआत करने से पहले आप हमें भूलना नहीं है कि ये इंट्रोडक्टरी सेशन है और इंट्रोडक्टरी सेशन में हमारी जनरली कुछ नॉर्मल बातचीत होती है जिसमें कि हम आपके कोर्स कंटेंट्स के बारे में बातचीत करेंगे और ऑफ कोर्स हमारी इस बात पर भी चर्चा होगी कि हमारी मेथोडोलॉजी क्या रहेगी, हमारा तरीका क्या होगा, सलीका क्या होगा, स्टडी मटीरियल से संबंधित कि कौन से स्टडी मटीरियल को हमने रेफ़र करना है, किसको रेफ़र नहीं करना है। और उसके अलावा मैंने देखा है कि जो ऑनलाइन में कोर्सेज़ को सब्सक्राइब करते हैं उनके जहन में कुछ सवाल होते हैं, कुछ डर भी होते हैं, कुछ आशंकाएं भी होती हैं। तो हमारी कोशिश होगी कि उन शंकाओं को, उन आशंकाओं को, उन डाउट्स को भी हम इसी सेशन में क्लियर करेंगे, करेक्ट? तो कॉरपोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इससे पहले कि मैं कोर्स का आगाज़ करूं, मैं इस उम्मीद में इसका आगाज़ कर रहा हूं कि आपका और हमारा सफ़र जो आने वाले कम से कम 3-4 महीनों तक बदस्तूर जारी रहेगा, तो मैं उम्मीद करता हूं कि जब ये सफ़र अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचे, जब ये अपनी आखिरी सीमा पर पहुंचे, तो आपको और हमें एक सुखद अनुभूति का एहसास होना चाहिए। आपको ये लगना चाहिए कि आपका जो निर्णय रहा हमारे साथ जुड़ने का वो कहीं पर भी किसी भी तरीके से गलत नहीं था। हम अपनी तरफ से पूरे प्रयास करेंगे कि कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हम आपकी अपेक्षाओं पर खरे उतरें। कोर्स के समाप्त होने पर आपके मन में ये सुखद अनुभूति का एहसास होना चाहिए कि ये सफ़र बेहद खूबसूरत, हसीन रहा और कंप्लीटली सेटिस्फाइड रहा। तो इस उम्मीद के साथ मैंने कहा इस सफ़र की शुरुआत हम करेंगे। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा लेना चाहूँगा आप सब लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करने में कि आप सब लोग फाइनल में आ गए हैं। इसका मतलब आपने लेवल 1, लेवल 2 क्रॉस कर लिया है। इसका मतलब ये भी है कि आप उस कैटेगरी में शामिल हो गए हैं जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कि मेन आर सेपरेटेड फ्रॉम द बॉयज़। डैट मीन यू बिलोंग टू ए डिफरेंट लीग। और बस चंद महीनों की कुछ और मेहनत है, उसके बाद हम उम्मीद करते हैं कि एक सफल, खूबसूरत, उज्जवल भविष्य, नो डाउट अबाउट डैट, जिसकी कि आप हमेशा ख्वाहिश करते थे, वो आपके इंतज़ार में आपके लिए बैठा है, करेक्ट? कॉरपोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का कोर्स, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं ज़रा आगे ये भी लिख दूं कि ये न्यू कोर्स है। इसका मतलब 2016 कोर्स है। कई बारी 2016 जब हम लिखते हैं तो बच्चों को थोड़ी कन्फ्यूज़न भी हो जाती है। बेटे जैसे 2012 का कोर्स, 2016 का कोर्स, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो प्रोफेशनल बॉडीज़ होती हैं हर 4 साल में या 5 साल में अपने कोर्सेज को रिवाइज़ करती हैं। तो लास्ट जो तुम्हारा कोर्स अपडेट हुआ है वो 2016 का कोर्स कहलाता है। अभी प्रेजेंट टाइम्स पर ये न्यू कोर्स है और कम से कम आने वाले 4-5 साल तक ये कोर्स रहेगा। मैं जिस दिन इस कोर्स की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आज 3 जनवरी 2018 है। ऑनलाइन कोर्सेज में ऐसा बहुत कम होता है कि जब लोग अपनी रिकॉर्डिंग की डेट को क्लियर करें। वी टेक बिग प्राइड इन what we call letting you know exactly the date on which we are recording what we call our lectures.
सबसे पहली शंका तो आपकी यही दूर हो जानी चाहिए कि क्या ये लेक्चर्स अपडेटेड हैं या नहीं, क्या ये रिवाइज्ड हैं या नहीं, क्या ये रिफ्रेश्ड हैं या नहीं, क्या ये लेटेस्ट चेंजेस को कंफर्म करते हुए लेक्चर्स हैं या नहीं। करेक्ट, मैंने कहा 3 जनवरी 2018 को इन लेक्चर्स की बेसिकली रिकॉर्डिंग हो रही है। इनफैक्ट आज के इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग हो रही है। करेक्ट, तो कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, तो इसका हम आवाज़ करते हैं। अब आप फाइनल में आ गए हैं, बहुत ज़्यादा मैं प्रीफेस में बात कहूँगा नहीं, क्योंकि आप में से जो लोग ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में ऑलरेडी मुझे सब्सक्राइब कर चुके हैं उनको मोस्टली मालूम है कि हम इंट्रोडक्टरी सेशन में क्या क्या बातें करते हैं। लेकिन बिकॉज अब आपका और हमारा लेवल वो है, अगर मैं अपने दिल से कहूँ, अगर आप मुझे 2 मिनट की और इजाज़त दें, तो मैं हमेशा ये मान करके चलता हूँ कि इस लेवल में आपके और हमारे दरमियान फासला कम है। अकाउंटिंग की आपको भी उतनी ही नॉलेज है जितनी हमें नॉलेज है, क्योंकि तकरीबन अब आप तमाम टॉपिक्स अकाउंट से संबंधित पढ़ चुके हैं। इसका मतलब है इस लेवल पे आने के बाद बेसिकली हम आपसे अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, और मैं हमेशा ये मान करके चलता हूँ कि इस लेवल पे आप और हम दोनों ऑलमोस्ट एक ही प्लेटफॉर्म पर हैं, जहाँ आप मुझसे कुछ सीखेंगे, और मैंने हमेशा जगह छोड़ी है कुछ ना कुछ दूसरों से सीखने के लिए। तो मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि इस कोर्स के दौरान मैं भी आपसे बहुत कुछ सीखूंगा। तो अब हम कोर्स के कंटेंट्स पर आते हैं और कहते हैं कि शुरुआत वहाँ से होनी चाहिए जहाँ से होती है। तो कोर्स के जो कंटेंट्स है वो मोस्टली आपको मालूम तो है, लेकिन फिर भी हम इंट्रोडक्टरी सेशन जब लेते हैं तो उसमें कोर्स कंटेंट्स के बारे में लिखते भी हैं, ताकि थोड़ी बहुत उस पर हमारी बातचीत भी आपसे हो जाए। आइए जी, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का जो आपका कोर्स है, टेक्निकली एक तो उसका मेजर हिस्सा जो है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पर है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग आपको लिखना हो तो आप लिख लें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। एक तो हिस्सा बेटा इसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का है। बहुत से बच्चों को बहुत कंफ्यूजन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के संबंध में। जब हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की चर्चा करेंगे तो बेसिकली हमें इसमें पढ़ना क्या क्या है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का जो टॉपिक है, पहले तो आपकी समझ में ये क्लियर हो जाना चाहिए कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो टॉपिक है इसको भी हम इन हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हमें पढ़ने पड़ेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। जब मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोलता हूं तो इसका मतलब है ये एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो पहले से ही इंडिया में चले आ रहे हैं। करेक्ट, तो ये वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। जब हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की क्लास स्टार्ट करेंगे तो तब हम डिटेल में कहानी पूरी बयां करेंगे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की क्या पोजीशन है। ये अभी इंट्रोडक्टरी सेशन है और इसमें हम सिर्फ कंटेंट की बात कर रहे हैं। फिर भी हल्का सा मैंने ये बताया कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है आज के दिन, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, इंडिया में 2 सेट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रीवेलेंट है। 2 सेट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंडिया में चल रही हैं। करेक्ट, एक तो जो एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, यानी कि जो पहले से ही चले आ रहे हैं, एक तो वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमने पढ़ने हैं। उसके अलावा जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि हमने इंड एएस, जिसको कि हम इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी बोलते हैं, इंड एएस बेटे ये एब्रीविएटेड फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है। करेक्ट, तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेसिकली क्या चीज़ है, हम बाद में देखेंगे कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोई नई चीज़ नहीं है। बेसिकली इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको लिखना नहीं है अभी। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यानी कि इंड एएस जो है ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और IFRS पर बेस्ड स्टैंडर्ड्स हैं। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पर बेस्ड स्टैंडर्ड्स हैं। तो एक तो हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ने हैं, और इंड एएस, बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि इंड एएस में आखिर हमने पढ़ना क्या है, क्या हमने कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पर इसको पढ़ना है। तो जहाँ तक CMA के कोर्स का सवाल है, आपके लेवल पे एग्जैक्टली पोजीशन क्या है, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, 1 सेकंड का मुझे और टाइम दें। यानी कि मैं यहाँ पर लिख दूं IFRS भी। मैं बोल ही चुका हूँ कि जो इंड एएस है वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड पर बेस्ड हैं।
स्टैंडर्ड को हम 3 भागों में बांटेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि आपके कोर्स का एग्जैक्टली पार्ट क्या है। आपको सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, नंबर 1। नंबर 2, हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का और इंड एएस के बीच में क्या डिफरेंस है ये भी आपको पढ़ना है। इसका मतलब आपको इंड एएस कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पे नहीं पढ़ने हैं। बात समझ में आई? जैसे कि आप AS1 पढ़ेंगे तो उसका क्या डिफरेंस है उसके कॉरस्पॉन्डिंग इंड एएस से, ये आपको मालूम होना चाहिए। यानी कि इंड एएस आपको कॉम्प्रिहेंसिव नहीं पढ़ने हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आपको सिर्फ इंड एएस का ओवरव्यू मालूम होना चाहिए। ओवरव्यू का एग्जैक्ट मतलब क्या है, जब हम इंड एएस की कहानी लेंगे तो तब मैं इसके बारे में बताऊंगा। यानी कि इंड एएस का आपको ओवरव्यू मालूम होना चाहिए और जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं उनके दरमियान क्या डिफरेंस है कंपैरिजन इन कंपैरिजन टू इंड एएस, वो आपको मालूम होने चाहिए। इज इट क्लियर टू यू? IFRS का भी आपको ओवरव्यू मालूम होना चाहिए। यानी कि आपको कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पे IFRS और इंड एएस नहीं करने हैं। मैं बार बार इस बात को समझा रहा हूँ। जो एग्जैक्टली आपके कोर्स में है वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और उसके अलावा देयर डिफरेंसेस विज विज का मतलब अगेंस्ट, विज इंड एएस एंड IFRS। क्या अंतर है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में और इंड एएस में, या क्या अंतर है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और IFRS में, ये आपको चीज़ें मालूम होनी चाहिए जहाँ तक स्टैंडर्ड का सवाल है। आप देखेंगे कि जब आपका पेपर आएगा तो तकरीबन आप उम्मीद कर सकते हैं कि इसमें से 30% का हिस्सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का होगा। इसलिए भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक मोटिवेशनल फैक्टर होना चाहिए आपके लिए कि क्यों आपको इस पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करनी है। हमेशा जब आप कोई प्रोफेशनल लेवल का कोर्स करते हैं तो आपको इस बात का एहसास होना चाहिए कि आप इसको सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे कि आपने क्लियर होना है। मार्केट में किसी प्रोफेशनल की वैल्यू किसी दूसरे प्रोफेशनल की अपेक्षा तब ज़्यादा होती है जब उसके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की नॉलेज बहुत मुस्तकम, बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत पावरफुल और बहुत डीप और इंसाइटफुल होती है। तो यही वजह है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको क्यों इस पे इतना स्ट्रेस करना चाहिए, क्योंकि मैंने अपने 22 ईयर्स के इस इंडस्ट्री एक्सपीरियंस में देखा है कि बहुत से प्रोफेशनल लेवल के स्टूडेंट इसको उतना स्ट्रेस नहीं करते हैं जितना करना चाहिए। करेक्ट? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के टॉपिक के बाद फिर जो अगला टॉपिक हम लेंगे वो आपका ताल्लुक रखेगा बिजनेस कॉम्बिनेशन से, जो ऑलमोस्ट प्रैक्टिकल है। बिजनेस कॉम्बिनेशंस बिजनेस कॉम्बिनेशंस जब हम वर्ड यूज करते हैं तो इनडायरेक्टली इसका मतलब होता है कॉरपोरेट रीस्ट्रक्चरिंग। इसको हम कॉरपोरेट रीस्ट्रक्चरिंग भी कह सकते हैं, कॉरपोरेट रीस्ट्रक्चरिंग। कॉरपोरेट रीस्ट्रक्चरिंग आपने इससे पहले के लेवल पे अमालगमेशंस, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शंस वगैरह करा है। ऑलमोस्ट यही उसका रिफाइंड स्वरूप है। इसमें हम अमालगमेशंस के बारे में भी पढ़ेंगे, मर्जर्स के बारे में, डी मर्जर्स के बारे में, रिवर्स मर्जर के बारे में, स्पिन ऑफ्स के बारे में, तो या सेल ऑफ ए पर्टिकुलर डिविजन्स के बारे में भी हम इसमें पढ़ेंगे। ये बड़ा प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है, आए दिन तुम देखते रहते हो। ख़ास तौर से अगर आप फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि आए दिन बिजनेस कॉम्बिनेशन किसी न किसी फॉर्म में एक रोज़ाना ऑलमोस्ट टेक प्लेस करते हैं। तो इसलिए भी इसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस बहुत ज़रूरी है और इस पर आपकी ट्रिमेंडस पकड़ होनी चाहिए और ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ कंट्रोल इस पर होना चाहिए। हालांकि जब कोर्स में दिया गया है, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं बताऊं तो लिखा तो हुआ है एज पर इंड एएस। CMA में ये एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है। कोर्स में तो लिखा हुआ है बिजनेस कॉम्बिनेशंस एंड कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग एज पर इंड एएस, पर अनफॉर्चुनेटली जो मॉड्यूल है
वो पुरानी एएस के हिसाब से ही मौजूद है। यानी कि जो लेटेस्ट मॉड्यूल भी है तो उसमें बिजनेस कॉम्बिनेशन नाम का जो चैप्टर है आपने लिख तो दिया, लेकिन जो मॉड्यूल में चीज़ें दी हैं वो अभी भी टेक्निकली AS 14 के हिसाब से दी गई हैं। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक पॉइंट है। तो एनीवे हम मॉड्यूल को ही फॉलो करेंगे और मॉड्यूल में जो चीज़ें दी होंगी उसी के हिसाब से हम बिजनेस कॉम्बिनेशंस को करेंगे, क्योंकि अगर हम इंड AS के हिसाब से प्योरली इसको करेंगे तो फिर मॉड्यूल में और हमारे ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा फर्क आ जाएगा, क्योंकि इंड AS में इसका ट्रीटमेंट कंप्लीटली डिफरेंट है। करेक्ट? तो इस बात को भी हमें एज ए प्रोफेशनल मालूम होना चाहिए। उसके बाद फिर अगला जो टॉपिक है सी, जो आपका मेन प्रैक्टिकल पार्ट है, एक तो ये, और उसके बाद कंसोलिडेटेड अकाउंट्स। कंसोलिडेटेड अकाउंट्स जिसको कि तुम अकाउंट्स ऑफ होल्डिंग कंपनी भी बोलते हो या ग्रुप अकाउंट्स भी हम लोग इसको कहते हैं। हम देखेंगे कि जो बिजनेस कॉम्बिनेशन का जहां तक सवाल है, तकरीबन आप मान करके चलो कि 20% का टॉपिक, 20% हिस्सा ये कवर करेगा। इज इट क्लियर टू यू? और इसके साथ साथ तकरीबन 20% कंसोलिडेटेड अकाउंट्स भी कवर करेगा। तो इन दोनों की सिग्निफिकेंस कितनी है आपने देखी कि यहाँ से लेके यहाँ तक तो 70% ही हो चुका है ऑलमोस्ट। भाई 30% अगर ये है और 20% ये है और 20% ये है तो टोटल मार्क का 70% हिस्सा तो आपने यहीं पर कवर कर लिया। ये कहने के लिए केवल 3 चैप्टर दिख रहे हैं, हालांकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। करेक्ट? इसका मतलब है कि जब हम बिजनेस कॉम्बिनेशन करेंगे तो उसमें हमें क्या क्या करना पड़ेगा। उसमें हमें बाई बैक भी करना पड़ेगा, अमालगमेशन भी करना पड़ेगा, उसमें हमें रिवर्स मर्जर भी करने पड़ेंगे, मर्जर्स भी करने पड़ेंगे, डी मर्जर्स भी करने पड़ेंगे, स्पिन ऑफ्स भी करने पड़ेंगे, इंटर कंपनी होल्डिंग्स, सेल ऑफ डिविजन्स भी करने पड़ेंगे। कंसोलिडेटेड अकाउंट्स अपने आप में बहुत लंबा लेक्चर है, करीब आप देखेंगे 30 से 34 लेक्चर्स हैं इसमें टोटल कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इसको कंप्लीट करने में आखिरी सीमा तक। लेकिन एक और चीज़ मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा, जो तुम्हारे कोर्स में मेंशन्ड है वो लिखा तो हुआ है एज पर इंड AS, पर मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है वो ये कि अगर हम मॉड्यूल को देखते हैं तो हमें कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता कि उसमें इंड AS फॉलो हुए हैं। ऐसा लगता है कि सारे क्वेश्चन अभी भी पुराने प्रोविजंस AS 21 या यूं कह लो 23 और कुछ हद तक 27 के हिसाब से या उनकी गाइडलाइन के हिसाब से सॉल्व करे गए हैं। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम का विषय है कि कोर्स में तो लिखा है कंसोलिडेटेड अकाउंट एज पर इंड AS, लेकिन मॉड्यूल में जो दिया हुआ है उसमें कहीं पर भी इंड AS के प्रोविजन अप्लाई हो रहे हैं ऐसा नहीं लगता, क्योंकि इंड AS में जब हम कंसोलिडेटेड अकाउंट्स में गुडविल वगैरह कंप्यूट करते हैं तो उनके नाम ही चेंज हो चुके हैं। अब बार्गेन प्राइस, इस तरह के वर्ड्स आ गए हैं, लेकिन इस तरह के वर्ड्स का कहीं पर भी इस्तेमाल मॉड्यूल में हमें देखने को नहीं मिला है। तो इसका मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये है कि बावजूद इसमें इंड AS लिखा हुआ है फिर भी हमें मॉड्यूल को मद्देनजर रखते हुए उसके हिसाब से इस कोर्स को करना पड़ेगा। यानी कि इन दोनों चैप्टर को टेक्निकली हम, अगर मैं ऑनेस्ट तरीके से बोलूं तो इंड AS के एंगल से ना करके अभी हम उन्हीं रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से करेंगे जैसे अभी तक हम करते चले आए थे, क्योंकि मॉड्यूल में उसी तरीके से गिवन है। करेक्ट? तो मॉड्यूल से अनफॉर्चुनेटली डिविएट नहीं हो सकते। तो यही वजह है कि इन दोनों चैप्टर्स में जिस तरीके से आपके मॉड्यूल में हैं उसी तरीके से हम करेंगे। इज इट क्लियर टू यू? हालांकि मैंने कहा कोर्स में लिखा जरूर हुआ है इंड AS, क्योंकि इंड AS अगर इंड AS के रूल्स को अगर अप्लाई करेंगे तो ये चैप्टर बिल्कुल टॉपसी टर्वी हो जाएगा, इसमें बिल्कुल भी बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा। तो मैंने कहा इन दोनों चैप्टर को हम उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से आपके मॉड्यूल में है। आज दिल्ली में ठंड बहुत ज़्यादा है, आप मेरे को जरा इजाज़त दे दें, मैं चाय भी पी लूँ। आइए जी, उसके अलावा फिर हम कुछ चैप्टर करेंगे, जैसे समय के साथ साथ कुछ चेंजेस आते रहते हैं, कुछ डेवलपमेंट्स अकाउंट्स में हुई हैं। तो डेवलपमेंट इन अकाउंट्स में आप कुछ पढ़ेंगे ट्रिपल बॉटम लाइन के बारे में। ट्रिपल बॉटम लाइंस, ट्रिपल बॉटम लाइन, TBL बोलते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिपल बॉटम लाइन। ऑनेस्टली स्पीकिंग ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, ये थ्योरेटिकल चैप्टर है। करेक्ट? तो ट्रिपल बॉटम लाइंस के बारे में हम पढ़ेंगे
उसके अलावा फिर हम देखेंगे वैल्यूएशन फिर हम देखेंगे चैप्टर वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ वैल्यूएशन अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स तो अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, ये जो चैप्टर हम करेंगे, ये चैप्टर हम करेंगे एज पर गाइडलाइंस ऑफ इंड AS 109, 107 एंड इंड AS 32। तो जहां तक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का सवाल है, मैंने कहा इस पर्टिकुलर टॉपिक को जब हम करेंगे तो इंड AS के हिसाब से करेंगे, कॉम्प्रिहेंसिवली हम इसको इंड AS के हिसाब से करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक अब जितनी भी एंटरप्राइजेस प्रैक्टिकल लाइफ में इनकी जो अकाउंटिंग करती है वो इंड AS के प्रोविजंस के आधार पर करती है। करेक्ट। यहाँ तक का काम देखने के बाद फिर आपका एक चैप्टर है छोटा सा, कोई बहुत बड़ा नहीं है, जिसको हम कहेंगे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी यानी कि NBFC। NBFC आपने सुना होगा, ये वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो बैंकिंग की तरह डील तो करते हैं, लेकिन बेसिकली ये बैंकिंग कंपनीज नहीं होते, इसलिए इनको नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज कहते हैं। जैसे कोटक महिंद्रा ग्रुप है तो वो एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। उसके अलावा वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। मॉड्यूल में वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बहुत ही इजी लेवल का दिया हुआ है, तो अगेन हम यहां पर भी बहुत डीपली नहीं जाएंगे, जितना आपके मॉड्यूल में जिस एंगल से प्रोवाइड करा गया है उसी लेवल को देख करके हम ये दो चैप्टर कराएंगे। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? यानी कि जितनी डीपनेस में ये चैप्टर टेक्निकली इस लेवल पे होना चाहिए, मॉड्यूल को देख करके लगता नहीं है कि ये उतने डीपनेस में है। इसी तरह वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का चैप्टर भी उतनी डीपली, मैंने कहा जितना कि ये लेवल है लॉजिकली होना चाहिए, अगेन नहीं दिया है। तो अगेन हमें आपके लेवल का ध्यान रखते हुए मॉड्यूल से भी हमें डिविएट नहीं होना है और लेवल का भी ध्यान रखना है, तो उसी तरीके से हम इन चैप्टर्स को करेंगे। उसके बाद है शेयर बेस्ड पेमेंट्स। शेयर बेस्ड पेमेंट्स, शेयर बेस्ड पेमेंट्स, शेयर बेस्ड पेमेंट्स जब हम करेंगे तो शेयर बेस्ड पेमेंट्स IFRS 2 के हिसाब से करेंगे। करेक्ट। शेयर बेस्ड पेमेंट हमें इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड 2 के हिसाब से करेंगे। ऑनेस्टली स्पीकिंग, इंडिया में अभी तक शेयर बेस्ड पेमेंट के लिए टिपिकल कोई स्टैंडर्ड नहीं है, तो that is the reason why we shall follow IFRS 2, because most of the enterprise they follow the guidelines of IFRS 2 as far as accounting for share based payment is concerned। यहाँ तक ठीक है, किसी तरह का कोई डाउट तो नहीं है। अब आपने देखा कि यहाँ तक तो टेक्निकली यानी कि पहले तीन जो हैं वो 70% मार्क्स कवर कर रहे थे। उसके बाद ट्रिपल बॉटम लाइन से अगर हम देखें, ट्रिपल बॉटम लाइन से लेकर के शेयर बेस्ड पेमेंट तक हम देखेंगे कि इनका जो मार्क्स हैं वो टेक्निकली 15% है, 15%। पॉइंट नंबर DEFGHI ये तकरीबन 15 मार्क्स कंप्राइज करते हैं। तो बिकॉज ये चैप्टर ज़्यादा हैं और मार्क्स इसमें कम हैं, तो आप इसमें सिंपल क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। करेक्ट। और फाइनली दो थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं,
ए XBRL। सुना है आपने XBRL? आजकल अकाउंटिंग में तो आप लोग हमसे कहीं ज़्यादा, तो जिसको हम कहते हैं एक्सटेंडेड बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज, करेक्ट, एक्सटेंडेड बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज, ये कंप्लीट थ्योरी है। ऑनेस्टली स्पीकिंग ये आप खुद भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ये 2 चैप्टर ऐसे हैं जो हम भी डेफिनेटली अपनी तरफ से कराएंगे, लेकिन ये खुद भी करे जा सकते हैं। गवर्नमेंट अकाउंटिंग, तो बचे हुए 15% ये 2 टॉपिक कवर करेंगे। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? मैंने कहा यहाँ से लेकर के पॉइंट नंबर डी से लेकर के आई तक 15% है, और लास्ट के ये 2 टॉपिक 15% मार्क कंप्राइज करेंगे। इस तरह आपका 100% का पेपर होगा। इसका मतलब है जो आपने स्ट्रेस सबसे ज़्यादा करना है पहले 3 टॉपिक पे, और इनफैक्ट सबसे ज़्यादा स्ट्रेस करना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे। मैं बार बार एक चीज़ को क्लियर कर दूं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जब बातचीत होती है तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में हमेशा याद रखना है कि आपके लेवल पर एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जितने भी इशूड और नोटिफाइड हैं, इशूड तो वैसे 32 हैं, लेकिन अगर मैं एग्जैक्टली कहूँ, क्योंकि इन 32 में से अगर आप ध्यान से देखेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 डिलीट हो चुका है, 8 बहुत पहले ही डिलीट हो चुका था, करेक्ट, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 30, 31 और 32 नोटिफाइड अभी तक नहीं है। और अगर मैं अपना ओपिनियन जाहिर करूं तो ये फ्यूचर में कभी भी नोटिफाइड नहीं होंगे। तो 32 में से अगर आप ये 5 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हटा दो 32 में से, तो इफेक्टिवली नोटिफाइड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसका मतलब 27 है। तो 27 के 27 नोटिफाइड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पढ़ने हैं, नंबर 1। और प्रत्येक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कॉरस्पॉन्डिंग इंड एस और IFRS से क्या डिफरेंस है, इसके बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। जब हम अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का सेशन स्टार्ट करेंगे, इवन पहली क्लास के बाद ही आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की पूरी कहानी पता लग जाएगी। और जितने भी कन्फ्यूजन्स कई बच्चों के दिमाग में रहते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को लेकर के, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो सारे कन्फ्यूजन्स हम पहले सेशन के बाद ऑलमोस्ट फिनिश अप कर देंगे। फिर हमेशा मैंने ये भी देखा है कि जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स होते हैं, जब वो ऑनलाइन क्लासेस सब्सक्राइब करते हैं खास तौर से, तो ऑनलाइन कोर्सेज को सब्सक्राइब करते वक्त कई बच्चों के दिमाग में कुछ हंच होते हैं, कुछ आशंकाएं होती हैं, कुछ डर भी होता है। और एक अच्छे टीचर की हमेशा ये निशानी होती है कि बच्चों के अंदर जो सवाल हैं उनका एहसास और आभास उसको हो। अब 20-22 साल का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है, इस इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, तो मैं जानता हूं कि बच्चे जब ऑनलाइन कोर्सेज को सब्सक्राइब करते हैं उनके दिमाग में पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि कोर्स की रेलिवेंसी क्या है, क्या ये लेटेस्ट है या नहीं। कुछ लम्हा पहले मैंने आपसे ये बात कही थी कि 3 जनवरी 2018 को इसकी रिकॉर्डिंग हुई है। इसका मतलब इस डेट से ये जाहिर हो जाना चाहिए कि एक तो ये कोर्स लेटेस्ट है, ये नंबर 2 जितने भी लेटेस्ट चेंजेस आए हैं, अमेंडमेंट्स आए हैं, उनके मद्देनज़र हमने इस कोर्स की रचना या संरचना करी है। कम से कम आप मेरे इस वर्ड्स पे जा सकते हैं। अब अपने बारे में कहना ज़्यादा उचित नहीं है, लेकिन कई बारी अपनी बात को सब्सटेंशिएट करने के लिए कुछ बातों को जाहिर करना भी लाजमी हो जाता है। अगर आज हम ऑनलाइन में सबसे ज़्यादा बिकने वाली फैकल्टी हैं, तो इसका मतलब उसके पीछे कहीं ना कहीं ट्रस्ट लेवल ऑफ स्टूडेंट जरूर होता है। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ स्टूडेंट फ्रेटर्निटी का, उन लोगों ने जो मुझे मुकाम दिया है। मैं हमेशा ये मानने के लिए भी तैयार हूँ कि मेरा एग्जिस्टेंस आपके प्यार, आपके स्नेह और आपकी लॉयल्टी और पैट्रोनेज पर निर्धारित है, स्थित है। और मैं हमेशा ये प्रार्थना करता हूँ और दुआ भी करता हूँ कि आपकी ये लॉयल्टी और पैट्रोनेज बदस्तूर मुझे हमेशा निरंतर हासिल होते रहे, और हम अपनी तरफ से भी किसी तरह की कसर इसमें नहीं छोड़ेंगे। हम पूरी कोशिश करते हैं, आपके सक्सेस की हमें उतनी ही चिंता है जितनी आपको खुद की चिंता है। तो इसलिए आप निश्चित रहें, जहाँ तक कोर्स के लेटेस्ट या अपडेशन
या रिफ्रेशमेंट का सवाल है तो एक कंप्लीट रिफ्रेश कोर्सेज है। कम से कम हमारे ऑर्गेनाइजेशन में मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि हर 6 महीने में हम कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिवली कोर्स को रिवाइज करते हैं और लेटेस्ट टेक्निक का सहारा लेकर के ये वीडियो लेक्चर्स की रचना और संरचना करी जाती है। करेक्ट? तो इसलिए इस क्वेश्चन को मेरा पूरा ख्याल है कि अब आपको ये प्रश्न तंग नहीं करेगा। दूसरा सवाल कई बार बच्चों के दिमाग में ये भी आता है कि सर अगर कई बार डाउट्स होंगे तो उसकी क्लियरेंस कैसे करी जाएगी। सवाल वाजिब है, लेकिन एट द सेम टाइम मैं यहाँ पर एक बात और कहूँगा। अब एक लंबा अरसा मुझे हो गया इंडस्ट्री में, और एक अच्छे टीचर की मैंने कहा हमेशा एक कोशिश ये भी रहती है कि बच्चों के अंदर क्या सवाल उठते हैं, कहाँ वो कन्फ्यूज़न फेस कर सकते हैं, कहाँ वो डिलेमा फेस कर सकते हैं, तो वो उसका एहसास और आभास उसको पहले से होता है। तो हमेशा एक अच्छे टीचर की कोशिश ये रहती है या ऐसे प्रयास होते हैं कि अपने लेक्चर की डिलीवरी में इस तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर करा जाए कि कहीं भी डाउट्स के लिए कोई जगह ना बचे। अब चाहे हम फेस टू फेस क्लासेस लें या ऑनलाइन, इवन फेस टू फेस क्लासेस में भी हम देखते हैं कि क्वेरी के बहुत ही कम चांसेस होते हैं, और वही हमारी ऑनलाइन में भी है। बावजूद इसके कि मैंने कहा इवन आफ्टर बीइंग द लार्जेस्ट सेलिंग फैकल्टी एज फार एज फॉर अकाउंट्स कोर्स इज कंसर्न, बहुत ही कम केसेस में ऐसा हुआ है कि जब मुझे किसी क्वेरी को फेस करना हो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि किसी क्वेरी की संभावना नहीं है, फिर भी क्वेरी हो सकती है, तो उसके निवारण के लिए पूरी व्यवस्था है। और आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप्ड है कि एक दूसरे से कनेक्ट होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी जब आप हमारे कोर्स को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको उस पर एक पूरा मेथडोलॉजी मिलेगी कि किस तरीके से आपने मैसेज भेजना है, किस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को भेजेंगे, कितने जल्दी। अब जल्दी क्या, विद इन 24 आवर्स में हमारी कोशिश रहती है कि आपकी क्वेरी का हम जवाब दे दें। करेक्ट? दूसरा, और भी कई उसमें ऑल्टरनेटिव्स और विकल्प होंगे। जब आप कोर्स को सब्सक्राइब करेंगे तो आप देखेंगे इवन थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू चैटिंग एंड थ्रू लाइव सेशंस वी विल ट्राई टू रिजॉल्व द इश्यूज। तो ये हमारी कोशिश रहती है। आखिरी सवाल फिर बच्चों के मन में आता है, सर स्टडी मटेरियल का। अब जो स्टडी मटेरियल हम आपको सप्लाई करेंगे, हम बड़े दावे से कह सकते हैं कि अगर आप इस स्टडी मटेरियल को बड़ी ऑनेस्टी से कंप्लीटली कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कर सकते हैं तो आपको किसी दूसरे स्टडी मटेरियल को हंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट एवरी टीचर अपने स्टडी मटेरियल में कोशिश करता है कि जितने भी प्रैक्टिस मैनुअल के क्वेश्चन हैं उनको इनकॉर्पोरेट करें, जितने भी आपके पास्ट एग्जामिनेशन के क्वेश्चन हैं उनको इनकॉर्पोरेट करें। बस हमारे स्टडी मटेरियल को करने के बाद लेकिन मेरी आपसे ये इल्तिजा होगी कि जो इंस्टीट्यूट आरटीपी इशू करता है उस आरटीपी को आप जरूर करें। जैसे कि कोई भी जब पेपर होता है तो उस पेपर से महीने या 1.5 महीने पहले जो आपका इंस्टीट्यूट है वो एक आरटीपी इशू करता है, और मेरी एडवाइस ये है कि कम से कम पिछली 3 आरटीपी आपको करनी चाहिए। आरटीपी आपके बेस्ट प्रिपरेशन का स्रोत इसलिए भी है क्योंकि आरटीपी रिवीजन टेस्ट पेपर्स, आरटीपी को करने के बाद 2 चीज़ें क्लियर होती हैं कि एक तो आपने जो पढ़ा और आपको पढ़ाया गया क्या वो एग्जामिनेशन की डिमांड के मुताबिक रहा या नहीं, तो आप उस केस में बेस्ट तरीके से इसको जज कर सकते हैं। दूसरा, वो आपके सामने एक पैटर्न पेश करता है कि आने वाले एग्जामिनेशन में क्वेश्चन किस तरीके के, किस टाइप के, और कितनी लेंथ और ब्रेड्थ के और कितने मार्क्स के पूछे जा सकते हैं। करेक्ट? तो आपका सिर्फ और सिर्फ काम है, हमारा काम है कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, इन डेप्थ तरीके से, इंसाइटफुल तरीके से कोर्स को कंप्लीट करना, आखिरी सीमा तक कंप्लीट करना। ये कहना आसान होता है, 90% तकरीबन सभी कराते हैं, लेकिन 100% कराने वाले कम होते हैं। तो पूरी कोशिशें और प्रयास होंगे हमारे कि हम कोर्स को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से करें। हमें आपके प्रयास सिर्फ इतने चाहिए कि आप आरटीपी करके उन प्रयासों को सप्लीमेंट करें। डेट्स ऑल। आई एम श्योर कि अगर आप इतना करते हैं तो इट मस्ट सी यू थ्रू क्रॉसिंग द फ्रंटियर्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप और हम जो इस सफ़र को आज अंजाम दे रहे हैं, आज इस सफ़र का हम आगाज़ कर रहे हैं। मैंने शुरू में कहा भी था कि मैं हमेशा इस उम्मीद के साथ इस किसी भी सफ़र का आगाज़ करता हूं कि जब ये अपने अंत पर पहुंचे, जब ये अपने मुकाम पे पहुंचे, तो आपको और हमको एक सुखद अनुभूति का एहसास होना चाहिए। लगना चाहिए कि इस सफ़र में हमें आनंद आया, हमें सेटिस्फेक्शन मिला,
और ये सफ़र बेहद खूबसूरत रहा। तो इस उम्मीद के साथ कि ये सफ़र खूबसूरत, हसीन और सेटिस्फाइंग रहेगा, मैं अब आज के इस पर्टिकुलर सेशन को समाप्त करता हूँ और नेक्स्ट सेशन में आपकी और हमारी मुलाकात जब होगी तो हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से आपके कोर्स का इन टर्म्स ऑफ रियलिटी आवाज करेंगे। करेक्ट? तो टिल देन इट्स अ लवली गुड नाइट फ्रॉम हियर इन दिल्ली एंड व्हाट शुड आई से, नमस्ते, सबक है, बाय बाय एंड टाटा।